जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह सिसोदिया आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ज्यामिति के अंतर्गत हम कोण और कोणों के प्रकार के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोण या एंगल, है ना। कोण को हम एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। तो कोण माना कि दो किरण हैं इस प्रकार से, ये दो किरण हैं, ठीक है। तो माना कि पहली किरण, इस पहली किरण के साथ इस किरण का ये जो झुकाव है, झुकाव है ना, ये जो झुकाव है, ये पहली किरण, इस पहली किरण के साथ इस किरण का जो झुकाव उसे हम बोलते हैं कोण है। कोण को माना कि हम थीटा से शो कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। माना कि दो किरण थी जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही, माना कि ओ एक प्रारंभिक बिंदु है, ये ओ पी एक किरण हो गई और ओ क्यू भी एक किरण है। तो किरण ओ पी के साथ ओ क्यू का जो झुकाव है, उस झुकाव को हम बोलते हैं कोण। या दूसरे शब्दों में हम समझाना चाहें तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि माना कि एक किरण ओ पी है और दूसरी किरण है ओ क्यू। तो इस किरण ओ क्यू को ओ पी तक लाने में कितना घुमाना पड़ेगा, है ना। इसको इस पर लाने के लिए कितना घुमाना पड़ेगा। जैसे आप माना कि घड़ी की सुई मान लीजिए, एक सुई ये और एक सुई ये, तो इस सुई को इस सुई के ऊपर लाने पर, है ना, माना कि इस सुई को जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में, माना कि ओ पी एक सुई है, इस सुई को अगर ओ क्यू तक ले जाना है तो वहाँ तक ले जाना कितना घुमाना पड़ेगा। जितना हमें घुमाना पड़ेगा वही क्या होगा, कोण होगा, है। माना कि ये कोण है थीटा, तो ये इसका जो मान है हम अंश या डिग्री में और रेडियन में शो करते हैं। मतलब जो कोण है, कोण का जो मान होता है उसको हम कोण की माप को हम दो प्रकार से मापते हैं। एक तो होता है डिग्री, या हम उसको अंश भी कहते हैं, और दूसरा होता है रेडियन। मतलब कोण की जो भी माप होती है उस माप को हम या तो डिग्री या अंश में शो करते हैं या फिर रेडियंस। और यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा माना कि ओ पी और ओ क्यू इन दो किरणों के बीच जो कोण बना उस कोण को शो कर रहा है थीटा। और थीटा की जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम या तो डिग्री से या फिर रेडियन से शो करते हैं। मतलब कोण की माप को दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, दो प्रकार से मापा जाता है, एक तो डिग्री में या फिर रेडियन में, ठीक है। तो आपको परिभाषा समझ में आ चुकी होगी। ऐसी दो किरण, माना कि OP और OQ दो किरण हैं, तो किरण OP के साथ OQ का जो झुकाव है उस झुकाव को हम बोलते हैं कोण। चलिए अब हम कोणों के प्रकारों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। कोण की परिभाषा आपको समझ में आ चुकी होगी। कोणों के प्रकार में पहला कोण लेते हैं हम समकोण, जिसको हम इंग्लिश में राइट एंगल भी बोलते हैं। समकोण एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो। माना कि कोई कोण है थीटा, उस थीटा का मान कितना हो, अगर 90 डिग्री हो तो उसको हम बोलते हैं समकोण। समकोण किसे कहते हैं, तो एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर होता है उसको हम बोलते हैं समकोण या फिर राइट एंगल। चित्र के माध्यम से अगर मैं प्रदर्शित करूँ तो चित्र ऐसा बनेगा, ये है। माना कि दो किरण कोई भी, माना कि ओ पी और ये ओ क्यू दो किरण है, इन दोनों किरणों के मध्य कितने का कोण बन रहा है, 90 का कोण बना, इसलिए इसको हम बोलते हैं समकोण। और समकोण को शो करने के लिए ऐसे चिन्ह लगाया जाता है यहाँ पर, है। ये मतलब यहाँ पे कितने कोण बना है, 90 का बना है, ठीक है। चलिए अगला कोण आता है न्यून कोण या एक्यूट एंगल। न्यून नाम से स्पष्ट है, न्यून मतलब कम, यानी कि एक ऐसा कोण जिसका मान 90 से कम होता है, यानी कि एक ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, उसे हम बोलते हैं न्यून कोण। न्यून मतलब कम, कम मतलब 90 से कम, है ना। आप ऐसे ध्यान में रखिए, न्यून मतलब, न्यून का मतलब क्या होता है, कम होता है। किससे कम, 90 से कम, यानी कि एक ऐसा कोण जिसका मान 0 से बड़ा हो और 90 से कम हो उसे हम बोलते हैं न्यून कोण, जिसको हम इंग्लिश में एक्यूट एंगल भी बोलते हैं। न्यून कोण को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जो कोण बनेगा इसको हम बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो कोण बना है थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 से कम होगी, तो इसको हम बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। माना कि, अच्छा मैं ये भी आपको शो कर देता हूँ कि कोण का मान कैसे लिखा जाता है। जैसे माना कि आपको इस कोण का
नाम लिखना है कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे पढ़ोगे POQ। ये कौन थीटा कहाँ बना, ओ पे बना है, तो ओ बीच में आना चाहिए। आप जो भी नाम लिखोगे उसमें बीच में आना चाहिए। जैसे हम कहाँ शुरुआत करें, या तो आप इधर से चलो POQ, या फिर इधर से चलो और यहाँ पे आ जाओ QOP। मतलब आप या तो ऐसे लिख सकते हो POQ POQ। कौन कहाँ बना था, ओ पर, तो ओ बीच में होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों P और Q के बीच में ओ है, मतलब आपने सही लिखा है। ठीक है, आप POQ भी लिख सकते हो, या चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो QOP। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, QOP। मतलब कौन POQ है ना, ये था POQ। इसका मान भी कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा। या फिर आप इसको अब ऐसा बोल दें QOP, क्या बोल दें QOP, तो उसका मान भी कितना होगा, थीटा ही होगा। मतलब जो थीटा कोण है, इस कोण को आप QOP भी लिख सकते हैं या फिर POQ भी लिख सकते हैं। बस शर्त क्या है कि कोण जिस अक्षर पर बना वो बीच में आना चाहिए। ये कोण थीटा कहाँ पे बना, O पर बना है। मतलब इस कोण का शीर्ष क्या है, O है, तो ये O बीच में आना चाहिए। जो भी नाम लिखोगे उसमें बीच में आना चाहिए। ओके, समझ में आ गई होगी बात। चलिए, हाँ, तो हम बात कर रहे थे न्यून कोण। तो एक ऐसा कोण जिसका मान 0 से अधिक और 90 से कम होता है उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। अगला लेते हैं हम अधिक कोण। अधिक कोण नाम से स्पष्ट है, अधिक मतलब ज़्यादा है। तो हमें बात किससे करना है, 90 से। मतलब 90 से अगर अधिक है तो उसको हम बोलते हैं अधिक कोण। पर इसकी लिमिट है, कितना अधिक है ना। एक ऐसा कोण, माना कि वो कोण है थीटा, उसका मान क्या हो, 90 से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक, लेकिन 180 से कम होना चाहिए। किससे, 180 डिग्री से कम। एक ऐसा कोण जिसका मान 90 से अधिक लेकिन 180 से कम होता है उसको हम बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, 90 से अधिक होना चाहिए। माना थीटा कोई कोण है जिसका मान क्या 90 से अधिक है लेकिन 180 से क्या है, कम है, तो उसको हम बोलते हैं अधिक कोण। जैसे हम चित्र के माध्यम से समझाना चाहें तो ऐसे देखिए आप, ये चित्र बनेगा, ये थीटा मान लीजिए। तो थीटा क्या होगा, अधिक कोण होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका मान 90 से अधिक है लेकिन 180 से कम है ना। चलिए, अगला कोण आता है ऋजु या सरल कोण। ऋजु कोण या सरल कोण, ठीक है, इसको हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। ऋजु कोण या सरल कोण, तो एक ऐसा कोण जिसका मान कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। एक ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर होता है उसे हम बोलते हैं ऋजु कोण या फिर सरल कोण। यानी कि ऋजु कोण कैसा प्राप्त होता है, एक सीधी रेखा पर, ये एक सीधी रेखा है माना कि यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं अपन O, तो इस पर ये जो कोण बना है ये कोण कहलाएगा सरल कोण या ऋजु कोण है। क्यों, क्योंकि इसका मान कितना है, 180 डिग्री। ये थीटा माना मैंने, इस कोण का मान क्या माना, थीटा, लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी बनी, 180। तो 180 बनी, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ऋजु कोण या फिर सरल कोण कहते हैं। तो यानी परिभाषा क्या बनी, एक ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर होता है उसे हम सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये चित्र देख लीजिएगा। एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं सरल कोण या ऋजु कोण। अगला कोण देखते हैं, वृहत या प्रतिवर्ती कोण है। वृहत या प्रतिवर्ती कोण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। वृहत कोण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एक ऐसा कोण जिसका मान है, माना कोई थीटा एक कोण है जिसका मान क्या हो, 180 से अधिक हो, 180 डिग्री से अधिक हो, लेकिन 360 से क्या हो, कम हो। एक ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 से कम हो उसे हम वृहत या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। वृहत कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण अर्थात रिफ्लेक्स एंगल। एक ऐसा कोण जिसका मान 180 से तो ज़्यादा होता है लेकिन 360 से कम होता है। चित्र के माध्यम से देखिए, ये बाहर वाला जो कोण बना है ये थीटा, इसका मान क्या होगा, 180 से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, माना कि देखिए अगर मैं इस किरण को आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ होके जाती, लेकिन ये
यहाँ की जाती है, यहाँ से यहाँ तक कोण कितना होता है 180, लेकिन ये 180 से भी ज़्यादा है, ये इतना ज़्यादा है, तो यानी कि ये क्या है 180 से ज़्यादा है, तो 180 से ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, अर्थात वृहत या फिर प्रतिवर्ती कोण, है ना। एक ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक होता है लेकिन 360 से कम होता है, उसे हम वृहत या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। चलिए अगला आसन्न कोण, है ना, एडसेंट एंगल। आसन्न कोण, यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। माना कि ये दो किरण है, ये इन दो किरण के बीच में एक और किरण अगर हो, हैं, तो यहाँ पर दो कोण बने, एक कोण तो ये बना है और एक ये बना है, ठीक है ना। तो ये जो कोण बने ये क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। तो आसन्न कोण में आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए मैं थोड़ा नाम लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। माना कि शीर्ष को मैंने ओ दे दिया, इसको ए दे दिया, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ सी, ठीक है। तो यहाँ पर कोण ए ओ सी, कौन सा, ये वाला ए ओ सी, आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं θ1 और ये हो जाएगा θ2, ये दो कोण हो गए, ये θ1 है और ये θ2 है। कोण ए ओ सी ये वाला, इसकी वैल्यू आपने कितनी लिखी, θ1। और अगला कोण क्या है, बी ओ सी, कोण बी ओ सी, उसका मान कितना है, θ2। तो ये दोनों θ1 और θ2 ये दोनों कोण क्या है, आसन्न कोण है। क्यों है आसन्न कोण, क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि इन दोनों कोणों का शीर्ष एक ही ओ क्या है, इस कोण का भी शीर्ष है, θ1 जो कोण है इसका भी शीर्ष ओ है, और ये जो θ2 कोण है इसका भी शीर्ष क्या ओ है, ठीक है। मतलब दोनों कोणों का उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, कॉमन। दूसरी बात, एक इन दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए। देखिए ये जो कोण बना ये वाला ए ओ सी, इसमें भी आया ओ सी है, ये जो कोण है ए ओ सी, इसमें भी ओ सी है, और ये जो कोण दिखाई दे रहा है आपको बी ओ सी, इसमें भी ओ सी, मतलब ओ सी क्या है, इन दोनों कोणों की उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। और इन दोनों भुजाओं के बीच में है। तीन बातें आपको ध्यान रखना है, आसन्न कोण के लिए 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या, कि इन दोनों कोणों का एक ही शीर्ष होना चाहिए, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, कॉमन। तो देखिए जो कोण बना है ए ओ सी, इसका भी शीर्ष ओ है, और ये जो कोण बना है बी ओ सी, इसका भी शीर्ष कौन है, ओ है, मतलब ओ इन दोनों कोणों का उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। और इन दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए, हाँ, तो इस कोण में भी भुजा ओ सी है, और ये जो कोण बना इसमें भी भुजा ओ सी है, तो ओ सी क्या है, इन दोनों कोण θ1 व θ2 इन दोनों कोणों की उभयनिष्ठ भुजा है, दो बात। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो भुजा है उभयनिष्ठ भुजा, ये इन दोनों के बीच में होना चाहिए, है, ये जो कोण बना है इस कोण के बीच में होना चाहिए उभयनिष्ठ भुजा, तब जाके हम कहेंगे कि ये कोण क्या है, आसन्न कोण है। तो आप, उम्मीद है आपको बात समझ में आ चुकी होगी, आसन्न कोण किसे कहते हैं। तो आसन्न कोण के लिए आप 3 पॉइंट ध्यान में आना चाहिए दिमाग में, कि ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, मतलब दोनों कोणों का जो शीर्ष है वो उभयनिष्ठ हो, अर्थात ये जो कोण बना है ए ओ बी, इस कोण में ये जो कोण बना है ए ओ सी, इस कोण का शीर्ष ओ है, और ये जो कोण बना है बी ओ सी, इसका भी शीर्ष ओ है, मतलब कोण θ1 व θ2 इन दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष है ओ, और इन दोनों कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो देखिए ये जो कोण बना है इस कोण की भुजा ओ सी, और ये जो कोण बना है θ2 है ना बी ओ सी, इसकी जो भुजा है ओ सी है, वो इसमें भी है और इसमें भी, मतलब ये जो कोण दिखाई दे रहा है आपको ए ओ सी, इसमें भी भुजा ओ सी दिखाई दे रही, और ये जो कोण है बी ओ सी, इसमें भुजा ओ सी दिखाई दे रही, मतलब ओ सी क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। तो यानी कि दोनों कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए, तो ये उभयनिष्ठ भी हो गई। तीसरा पॉइंट क्या है, ये जो उभयनिष्ठ भुजा ये इन दोनों भुजाओं के बीच में होना चाहिए, तो हाँ ये ओ ए और ओ बी इन दोनों के बीच में है उभयनिष्ठ भुजा ओ सी,
इसलिए कोण थीटा 1 व थीटा 2 क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण। ठीक है, चलिए अगला कोटि पूरक कोण। कौन सा, कोटि पूरक या पूरक कोण, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कोटि पूरक कोण या कभी कभी कोटि लिखा हुआ नहीं आता, केवल और केवल पूरक कोण आता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, मैं आपको पहले चित्र बना देता हूँ, ये चित्र बना दिए। ठीक है, और इसके बीच में माना कि ये किरण खींच दी मैं, ये कोण मैं मान लेता हूँ, क्या मान ले, अल्फ़ा मान लेते हैं। और ये जो कोण बना है इसको मैं मान लेता हूँ बीटा। ठीक है, तो ये कोण जो बना है अल्फ़ा, कोण अल्फ़ा, और ये जो कोण बना है क्या है, बीटा है। तो ऐसे दो कोण जिनका योग किसके बराबर हो, 90 के बराबर। किसके बराबर, 90 के बराबर। तो उसको हम बोलते हैं कोटि पूरक कोण या पूरक कोण। मतलब सीधी सी परिभाषा ध्यान में रखिएगा, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात एक समकोण के बराबर होता है, उन्हें हम बोलते हैं पूरक कोण या फिर कोटि पूरक कोण, है ना। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर या एक समकोण के बराबर होता है, उन्हें हम पूरक कोण या कोटि पूरक कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, माना कि जैसे आपसे पूछ लिया कि 60 का पूरक कोण ज्ञात करो। तो 60 का पूरक कोण ज्ञात करना, तो बताइए आप 60 में कितना जोड़ 90 हो जाए, 30, है ना। 60 में हम 30 जोड़ देंगे 90 हो जाएगा ना। तो यानी कि 60 का पूरक कोण क्या है, 30, या 30 का पूरक कोण क्या है, 60। ठीक है ना, कुछ नहीं करना। जैसे आपको बोल दिया कि 60 का पूरक कोण ज्ञात कीजिए, तो भैया 60 का पूरक कोण ज्ञात करना, तो 90 में से 60 को घटा दीजिए, कितना आया, 30 आया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनेंगे। इन कोणों पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री या एक समकोण के बराबर होता है, पूरक कोण या फिर कोटि पूरक कोण कहते हैं, और जिसको हम इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। चलिए अगला कोण देखते हैं, समपूरक कोण। अभी क्या था, इन दोनों कोणों का योग 90 था, अब कितना होगा, देखिए समपूरक कोण, है ना। तो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है, 180 है। माना कि दो कोण मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा, एक कोण है अल्फ़ा और दूसरा कोण है बीटा। अगर इन दोनों का हम योग करते हैं, मतलब प्लस करते हैं, कितना आ जाता है, 180 आ जाता है। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है, 180, क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण या फिर सप्लीमेंट्री एंगल। है, चित्र के माध्यम से हम देखें, है ना। तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो 180 के लिए ये एक सीधी लाइन खींच देते अपन। तो हम जानते हैं एक सीधी लाइन पर टोटल कोण कितने का होता है, ये पूरा 180 का होता है। इसी बीच कोई एक और लाइन खींच देते किरण, ये माना कि ये कोण कितना है, अल्फ़ा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये कोण है अल्फ़ा, और ये जो कोण है, ये कोण कितना हो गया, बीटा। यहाँ से यहाँ तक है बीटा, और यहाँ से यहाँ तक है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा और बीटा को जोड़ दें, टोटल ये हो जाएगा। तो टोटल कितना हो रहा है, 180। तो ऐसे दो कोण, अल्फ़ा और बीटा मान लिए दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 180 डिग्री के बराबर या दो समकोण के बराबर होता है, उसे हम बोलते हैं समपूरक कोण। क्या कहते हैं, समपूरक कोण। ठीक है ना। तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है, समपूरक कोण कहलाते हैं। और ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है, पूरक या फिर कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अगला कोण देखते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब जो मैं एंगल समझाने वाला हूँ, अब जो मैं कोण समझाने वाला हूँ, इन्हें आप ध्यान से देखिएगा। इन कोणों पर आधारित बहुत से प्रश्न बनते हैं। अगर इन कोणों का आपको नॉलेज रहेगा तो आगे 1% भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण,
शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए माना कि दो रेखाएं, एक रेखा ये मान लेते हैं और एक रेखा ये है, ये दो रेखाएं, एक रेखा ये और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से अगर काटती है तो जो आमने सामने के जो कोण बने, तो माना कि ये कोण बना और इसके सामने ये कोण बना, ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे और इन कोणों को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, है ना। इस कोण के सामने ये या फिर इस कोण के सामने ये, तो ये आमने सामने के जो कोण हैं इनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, तुल्य होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे। ठीक है, ये इधर भी बन सकते हैं, माना कि ये कोण है, इधर मैं डबल लाइन खींच के समझा रहा हूँ, एक लाइन वाला एक के बराबर और ये डबल लाइन वाला डबल के बराबर हो जाएगा। ये एक लाइन वाला एक के बराबर या डबल लाइन वाला डबल के, मतलब ये आपको समझाने के लिए यूज़ की लाइन मैंने, ठीक है ना। तो यानी कि ये कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख नाम से स्पष्ट है ना, मतलब आमने सामने अगर है, अगर दो रेखाएं ऐसे काटती ऐसे, और ये आमने सामने जो कोण बनते, इसके सामने का ये और इसके सामने का ये वाला कोण आपस में हमेशा क्या होंगे, तुल्य, समान, बराबर। मैं नंबर डाल देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। माना कि इस कोण का मान है 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4 दे दें, तो कोण 1 और कोण 3 क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण 1 और कोण 3 क्या होंगे, बराबर। क्यों होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार से कोण 2, ये कोण 2 बराबर होगा किसके, कोण 4 के। ठीक है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण में ध्यान क्या रखना कि दो रेखाएं होना चाहिए, हैं, दो सीधी रेखा, सरल रेखाएं, बिल्कुल सीधी, ऐसे और ऐसे, दो सीधी रेखा, वो आपस में एक दूसरे को ऐसे काटना चाहिए, अर्थात प्रतिच्छेद करना चाहिए। तो उन दोनों रेखाओं के आमने सामने जो कोण बनेंगे, जैसे ये, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में क्या होंगे, तुल्य होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इस शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब देखते हैं हम संगत कोण। क्या है संगत कोण। तो संगत कोण के लिए आपको दो समांतर रेखाओं की आवश्यकता होगी। माना कि दो रेखाएं समांतर है, ये दो रेखाएं समांतर है। अगर दो समांतर रेखा हैं, उससे कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती मतलब काटती है। तो संगत कोण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो संगत का मतलब देखिए, समझिएगा, ये कोण कैसे बना, यहाँ पर ये कब बना, समझने की कोशिश करना। ये जो लाइन है, इस लाइन के मैं ऊपर गया हूँ और इस लाइन से मैं इस साइड में आया हूँ, ये इससे इधर और इससे, तो ऐसा कैसा कोण किधर बन रहा है, इस लाइन से, तो इस लाइन से इस साइड बनाना, तो ये बन रहा है इधर, और एक रेखा के ऊपर जाना, तो ये रेखा के ऊपर गया ये, तो ये दोनों कोण क्या हो गए, संगत कोण। क्या हुआ है, ये कोण और ये कोण संगत कोण। ठीक है, इसी प्रकार एक कोण यहाँ पर भी बन रहा है। चलिए मैं नंबर डाल देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये एक कोण यहाँ बन रहा है, 2, एक यहाँ पे बनेगा 3 और एक यहाँ बनेगा, इसको हम बोलेंगे 4। इसको मैंने दिया 5 नंबर, इसको मैंने दिया 6 नंबर, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। ठीक है ना। ये कोण जो बन रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब संगत कोण के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये नंबर 1 वाला कोण कब बना, इस लाइन के इस साइड में, इधर इस साइड में आना पड़ा ना, और इस लाइन के हमें ऊपर जाना पड़ा, ये कोण बना। इससे ऊपर गए इस लाइन से और इस लाइन से इधर आए, तब ये कोण। तो ऐसा कैसा कहाँ बन रहा है, इस लाइन पे चल दो, तो ये इस लाइन से इस साइड में आए और इस लाइन से ऊपर बने, तो ये 1 और 5 क्या हो गए, संगत कोण हुए। क्या है, संगत कोण 1 और कोण 5 क्या है, संगत है, इसलिए दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर, तुल्य, समान। इसी प्रकार कोण 2, ये कोण कहाँ बना है, इस लाइन के नीचे बना है
और इस लाइन के इस साइड बना, ये जो लाइन है इसके नीचे और इसके इस साइड, तो ऐसा कैसा, तो ये लाइन इस लाइन के नीचे ये बन रहा है और इस लाइन के इस साइड ये, तो यानी कि कोण 2 के संगत कौन सा होगा 6, ये कोण 2 उसके संगत है कोण 6, इसलिए दोनों क्या हो गए बराबर, तुल्य, इक्वल। ठीक है ना। इसी प्रकार कोण 3, ये रहा कोण 3। अब ये कोण 3 क्या है, ये जो लाइन है इसके इस साइड में, लेकिन उस ऊपर वाली लाइन, ये जो लाइन उसके नीचे की ओर बना है, इस लाइन के तो नीचे की ओर, लेकिन इस लाइन के इस साइड, तो ऐसा कैसा कोण, यहाँ ये जो लाइन है इसके नीचे की ओर और इस लाइन के तिर्यक रेखा के इस साइड बना है ना। अगर मैं इस चित्रों को छुपा दें तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, कि चित्रों को छुपाने पर अगर हम देखें तो दोनों कोण एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे, तो ये भी ऐसे बना है ना, इसको हम ऐसे चलते हैं, इधर से आए इधर आ गए, तो ऐसा कैसा यहाँ पर भी इधर से आए ऐसे, तो दोनों कोण क्या होंगे इक्वल होंगे। कब, कंडीशन क्या है, दोनों रेखाएं समांतर होना चाहिए है। माना कि रेखा एल है और ये रेखा क्या है एम, अगर रेखा एल और एम दोनों क्या हो समांतर हो, अगर आपको दिया है एल और एम दोनों रेखाएं कैसी समांतर हैं तो ही संगत कोण बराबर होंगे। अगर रेखाएं समांतर नहीं है तो संगत कोण बराबर नहीं होंगे हैं। हाँ, तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर दो समांतर रेखाएं ली जाए, तो हमने एल और एम दो समांतर रेखाएं ली और ये एन क्या एक तिर्यक रेखा है, मतलब इन दोनों रेखाओं को रेखा एन अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही, इसलिए इसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा हैं। तो अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो कोण एक के संगत कौन सा हुआ 6, एक के संगत कौन सा हुआ 5, सॉरी कोण एक के संगत हुआ 5 और 2 के संगत हुआ 6। अब हम बात कर रहे थे 3, तो कोण 3 के संगत कौन सा होगा 7, कोण 3 के संगत कौन सा होगा 7, तो दोनों बराबर हो। और कोण 4 कहाँ बना है, इस रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के इस साइड, तो ये रहा, तो है ना, तो ये कहाँ बना था, इस एल के ऊपर, रेखा जो एल है उसके ऊपर, तो ये जो रेखा एम है उसके ऊपर बना है और ये तिर्यक रेखा जो है उसके इस साइड, तो ये इस साइड, मतलब संगत का मतलब सेम कोण, जैसा ये बना है वैसा का वैसा है। ये कोण कैसे बना, इस रेखा एल के ऊपर की ओर बना है और तिर्यक रेखा एन के इस साइड बना है। तो इसी प्रकार ये जो रेखा एम है इस रेखा एम के ऊपर की ओर और तिर्यक रेखा एन के इस साइड ये कोण बना है। तो कोण 4 और कोण 8 क्या हो गए, संगत हो गए। क्या हो गए, कोण 4 और कोण 8 क्या है, संगत है। तो हम जानते हैं अगर दो रेखाएं समांतर है, उसे एक तिर्यक रेखा का प्रतिच्छेद करती है, तो संगत कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, तुल्य होंगे, समान होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको संगत कोण समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है, कोई दिक्कत आती है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। अगला कोण आता है एकांतर कोण। कौन सा, एकांतर। तो एकांतर के लिए भी आपको एक बात ध्यान में रखना है, क्या, कि दो रेखाएं क्या होनी चाहिए, हमेशा समांतर होना चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे दो समांतर रेखाएं खींच देते, माना कि एक रेखा L, ये एक रेखा है M, ये दोनों क्या है, समांतर है। उसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती, ये तिर्यक रेखा, इसको मैं नाम दे देता हूँ N। ठीक है, रेखा N क्या है, तिर्यक रेखा जो रेखा L और M को प्रतिच्छेद करती है। तो अब बनेगा एकांतर कोण। देखिए एकांतर कोण को पहचानने का मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ। क्या, ब्रह्मास्त्र, जी हाँ, कुछ नहीं, टेक्निक है, मतलब थोड़ा सा हम तर्क लगाएं और अपने को समझ में आ जाए, मतलब कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए मैं ये टेक्निक यूज़ करता हूँ कि जहाँ पर Z जैसी स्थिति बने, ऐसे ये Z, तो ये जो कोण है ये कोण बराबर होते हैं, इनको बोलते हैं हम एकांतर कोण, है ना। तो कंडीशन क्या है, ये लाइन और ये लाइन समांतर होना चाहिए, है ना। समांतर है तो ही संगत कोण और एकांतर कोण बराबर होंगे, हैं। और एकांतर कोण को हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ये Z ऐसे भी बन सकता है, कैसे,
मतलब उल्टा मान लो आप z का है, मतलब z जैसी आकृति बन, z नहीं है, z जैसी है, z जैसी जो आकृति बन रही, तो ये जो कोण बनते हैं इनको हम बोलते हैं एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, मतलब ऐसे z जैसी जहाँ आकृति बनेगी, तो z जैसी जो आकृति बनेगी उसमें कोण बराबर होंगे, इसको हम बोलते हैं एकांतर कोण। कंडीशन क्या है, वो रेखाएं समांतर होना चाहिए, उसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करना चाहिए। तो देखिए ये L और M दो समांतर रेखाएं हैं, अगर रेखा L और M क्या है, समांतर, ये L और M क्या है, अगर समांतर रेखाएं हैं उसे N क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, हैं, बना Z जैसी आकृति, मानना पड़ेगी, कल्पना करना पड़ेगी। आपको पता है कि L और M समांतर है, दिया है समांतर, उसे एक तिर्यक रेखा N प्रतिच्छेद करती है, तो ये जो कोण बना और ये जो कोण बना, ये दोनों क्या आपस में तुल्य होंगे। देखिए Z जैसी आकृति बन गई, तो Z जैसी आकृति बनी मतलब ये क्या है, एकांतर कोण, और एकांतर कोण इसलिए क्या होंगे, बराबर होंगे, हैं। चलिए माना कि कोण 1, ये बना कोण 2, ये बन गया कोण 3, और ये वाला जो है 4 मान लेता हूँ। तो कोण 1 और 3 क्या हो गए, बराबर हो, कोण 1 और कोण 3 क्या है, बराबर। क्यों, एकांतर कोण, एकांतर कोण है इसलिए बराबर। और क्यों एकांतर कोण, क्योंकि रेखा L और M समांतर है। फिर बोल रहा हूँ बार बार, अगर रेखाएं L और M समांतर हैं तो ही संगत कोण और एकांतर कोण बराबर होंगे। अगर ये रेखाएं समांतर नहीं होगी तो कोण बराबर नहीं हो सकते। तो अभी हमें दिया है L और M क्या है, समांतर रेखाएं, उसे एक तिर्यक रेखा N प्रतिच्छेद कर रही है, तो कोण 1 और कोण 3 क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे, इसलिए बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार ये कोण 2 और ये कोण 4 है, देखिए ये भी Z जैसी आकृति बन गई है, ठीक है, Z जैसी आकृति बन गई है, मतलब Z जैसा लगेगा अपने को, पहचानने के लिए टेक्निक बताइए, ये Z जैसी आकृति जहाँ बनेगी वहाँ एकांतर कोण होंगे, कोण M, तो ये और ये क्या है, एकांतर, मतलब कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4 दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर, इक्वल, क्या है ये, एकांतर कोण, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, मैंने पूरा प्रयास किया है आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।